हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। किस तरह से कोई रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दो रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, किसी एक का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करेगा। दोनों के कंसंट्रेशन को यदि हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होगी। तो इसके लिए अलग अलग टाइम पर जनरली ये देखा जाता है कि जब हम कोई रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता है जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से, और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था गुडबर्ग एंड वेश के द्वारा इन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन एक तरह का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड इट वाज गिवन बाय टू नॉर्वेजियन केमिस्ट गुडबर्ग एंड वेज इन 1867। ये दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, उनके द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होता है उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at a given temperature the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ रिएक्टेंट is more than 1 then the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants। For example, A plus B to form P। ये रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, हमने जनरल रिएक्शन लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ निकालेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दो रिएक्टेंट है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए भी लेना है मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमने लिया यहाँ पर। इसी तरह से अब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी वाला यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये आ जाएगा K इंटू ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B एंड K इज ए रेट कांस्टेंट। जो K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से K की वैल्यू यदि हाई है मतलब रिएक्शन फास्ट होगा, K का वैल्यू कम है इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन स्लो होती है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। रेट कांस्टेंट को ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम A और B का वैल्यू यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी दोनों 1 यूनिट रखेंगे, देन रेट द रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द K। तब वहाँ पर रेट K के इक्वल हो जाएगा या K हो जाएगा रेट के इक्वल। तो यदि हमें रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, मतलब K होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर जब A और B के कंसंट्रेशन का वैल्यू 1 यूनिट होगा। मीन्स दोनों में वैल्यू 1 यूनिट रखेंगे तो निकल आएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट K। जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में K फाइंड किया है रेट कांस्टेंट, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यदि देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स में K से हम क्या क्या मतलब पता कर सकते हैं, क्या क्या ये इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ K फास्टर इज द रिएक्शन, और सिमिलरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ K स्लोअर इज द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन वहां पर स्लो होगी। इट मींस rate constant is a measure of rate of
ऑफ द रिएक्शन। मीन्स यदि हमको यदि रेट कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है तो इससे हम रेट ऑफ द रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। अलग अलग रिएक्शन के लिए के का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाता है। मतलब सेम रिएक्शन के लिए वैल्यू, मतलब हर एक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू सेम नहीं होता है। आपने दो रिएक्शन लिया तो दो अलग अलग रिएक्टेंट का यूज किया हुआ है, दोनों रिएक्शन में के का वैल्यू अलग होगा। थर्ड, इसी तरह से वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। मीन्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा एक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, लेकिन हम उसी रिएक्शन का यदि टेम्परेचर लगातार बढ़ा दें, मान लीजिए पहले हम के का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 25 केल्विन पर, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो के का वैल्यू वहाँ पर अलग होगा। हमने सेम रिएक्शन को 35 डिग्री पर सेल्सियस पर उसको प्रोसीड कर रहे हैं तो के का वैल्यू अलग मिलेगा। और लगभग अकॉर्डिंग टू जनरल कोफिशिएंट रूल ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। मीन्स यदि किसी के का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर के है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर लगभग सेम रिएक्शन में ये 2K के बराबर हो जाएगा। मीन्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी जस्ट डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, वो भी डबल हो जाएगा। तो हम पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन। फोर्थ है, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। एक ही रिएक्शन में आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए, इससे उसके रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होगा इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रेट भी बढ़ जाएगा, इस कारण से रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड नहीं होता है। वही है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन आप कितना भी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे किसी सेम रिएक्शन के लिए, वहाँ के की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन पॉइंट को याद रखना है। कभी कभी रिएक्शन आता है सेम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, लेकिन के का वैल्यू आपको एक ही जगह दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया है, के का वैल्यू नहीं बताया गया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कितना होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से के की वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो के का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, इससे हम सिर्फ ये बता सकते हैं, फॉर अभी जैसे दूसरा रिएक्शन है विथ कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन यदि ऐसा ले लें 2A + 3B टू फॉर्म 3C + 4D, ये हमने जनरल रिएक्शन लिया। तब हम इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन K = A⁻², कोफिशिएंट जो होंगे वह पावर के रूप में पहुंच जाएंगे, और इसी तरह से B का कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा पावर के रूप में 3। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेज्ड पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। रेज्ड पावर के रूप में कोफिशिएंट के बराबर होगा। मीन्स इस तरह से रिएक्शन है AA + B टू फॉर्म C + D, then rate is equal to K A⁴A और B⁴B। ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि कई सारी रिएक्शंस में ऐसा होता है कि जो कोफिशिएंट है एक्चुअल वो इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिसिपेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
तब रेट लॉ एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो अलग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये बताया गया है कि एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट होते हैं इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टोटल एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये एक्चुअल नहीं है, यहाँ पर है टोटल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कितने हो रहे हैं। इससे हम एक्चुअल जो ट्रू मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है, इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो नेक्स्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ये भी यहाँ पर जरूरी है कि हम यहाँ पर इसको एक्चुअल जो डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके कंसंट्रेशन को एक्सपेरिमेंटली मेजर करें। फॉर एग्जांपल जैसे एक रिएक्शन ले लें 2NO2 प्लस F2, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन टू फॉर्म 2NO2F, नाइट्राइल फ्लोराइड के रूप में। ये नाइट्राइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू यदि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे, जो एक्चुअल डिपेंडेंस बताता है कि कंसंट्रेशन कितना पार्टिसिपेट किया कि NO2 और F2। वहीं यदि हम सेम रिएक्शन का रेट लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करके यदि हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से यदि कैलकुलेट करेंगे तब रेट हो जाएगा कि NO2 टू दी पावर 2, कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और F2 दी पावर 1, तो 1 ही रहेगा। लेकिन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आया है कि सिर्फ NO2 के दो में से एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्क्वायर है। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 था। तो जो करेक्ट रेट इससे आप फाइंड कर सकते हैं वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को करेक्टली मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यदि हम जनरल रिएक्शन को कंसीडर करें, जैसे रिएक्शन है, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन A plus B plus C having stoichiometric coefficient small a, small b, small c respectively to form P. According to rate law expression, rate is equal to होगा कि A to the power P, B to the power Q और C to the power R। यहाँ पर हमने जो पावर लिया है वो PQR एंड जो P है it may or may not equal to the coefficient of A। इसके बराबर ये वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। Q की वैल्यू स्मॉल b के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी तरह से R का वैल्यू C के इक्वल may और may not be इक्वल। यहाँ पर वैल्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन में सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तब हम यहाँ से देखिए इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to the product of molar concentration of reactant with raised power equal may, which is the raised power may or may not equal to their coefficient. So according to rate law equation या rate law expression is the mathematical expression in which rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not equal to their stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये के हटा देंगे तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का।
तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिससे हम एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जानकारी होना चाहिए पी क्यू आर, जो स्मॉल पी क्यू आर है इनकी वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी क्या है और रेट कांस्टेंट का। तो ये वैल्यू हम सभी यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जैसे कि जो हमने पावर निकाला है पी क्यू आर, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि द रिएक्शन बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, क्योंकि हम जो ऑर्डर निकालेंगे वो निकालेंगे बाय द सम ऑफ रेज्ड पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेज्ड पावर है पी क्यू आर, उन्हीं के हम सभी को सम कर देंगे। सम करने से वैल्यू मिल जाएगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि कंसंट्रेशन के ऊपर हर एक मतलब रिएक्टेंट का हमें रेज्ड पावर पता हो, और ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाता है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द concentration terms are raised in the rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन में जो रेज्ड पावर है उन सभी पावर्स का सम कीजिए। फॉर एग्जांपल कंसीडर ए जनरल रिएक्शन A plus B C to form P। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के A to the power P, B to the power Q और C to the power R। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज डिनोटेड बाय n। इसको हम n के द्वारा डिनोट करते हैं। n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मींस n इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जैसे रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इक्वल टू पी। अब पी इज इक्वल टू वैल्यू 1, 2, 3, 0.5, 0.2, 0.3, ऐसे 0 भी हो सकता है। तो अलग अलग ऑर्डर की आपको रिएक्शन मिलेगी। तीनों का सम फाइंड करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। सिंगल रिएक्टेंट के साथ फाइंड करना चाहेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, सी क्या है, यहाँ अलग अलग लेंगे और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर। अब यदि मान लीजिए n की वैल्यू ये P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है ABC 3 रिएक्टेंट लेकर के किया है। यदि n की वैल्यू टोटल हमें 0 मिलती है मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 मिलता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 मिलता है तो सेकंड ऑर्डर, इसी तरह से 3 मिलता है थर्ड ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस है यहाँ पर N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका हम डिकम्पोजिशन करें टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। रेट निकालते हैं तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू K एट NO टू दी पावर 1। तो NO टू पावर 1 है मीन्स टोटल यदि जो रेज्ड पावर है वो 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे जैसे जे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी। ये यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ दिया गया है नीचे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। 2NO2 है, इसको भी डिकम्पोज किया गया टू फॉर्म 2NO प्लस O2। रेट इज इक्वल टू आया K NO टू दी पावर 2 मीन्स यहाँ पर रेज्ड पावर है 2 के इक्वल, इसलिए दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू दी पावर 1 एंड I2 टू दी पावर 1। दोनों के रिस्पेक्ट में पावर यहाँ पर 1 और 1 है, 1 1 ऐड करने पर 2 आएगा, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। 2NO प्लस Cl2 है टू फॉर्म नाइट्रोसिल क्लोराइड। रेट इज इक्वल टू K NO टू दी पावर 2 Cl2 टू दी पावर 1। 2 plus 1 is equal to 3 means this is a थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी।
इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे यहाँ पर है डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टेल्डिहाइड, CH3CHO को डिकम्पोज किया टू फॉर्म मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब इसका हमने रेट फाइंड किया तो ये मिला K इंटू CH3CHO टू दी पावर 3/2। 3/2 मीन्स 1.5, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन और ब्रोमीन को रिएक्शन कराया टू फॉर्म 2HBr, ये दोनों के रिएक्शन से भी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब देखा गया तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 था, लेकिन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में 1.5 था, मीन्स 1/2। टोटल ऑर्डर ऑफ 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1.5 या 3/2। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शन है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह 1.5 ही आए, 3/2 भी हो सकता है, 3.3/5 भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस हो सकती हैं। 1.4 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 0.8 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर मतलब जहाँ पर जो टोटल पावर का सम होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो पावर का सम जीरो होना चाहिए। और जीरो कब होगा? जब कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन का कोई मतलब जो है रिलेशन ना हो, मीन्स ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of reactant। ऐसी रिएक्शन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो, वे रिएक्शंस कहलाएंगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को यदि हम डिकम्पोज करते हैं एट 1130 केल्विन, तो ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा। हम कंसंट्रेशन अमोनिया का कितना भी क्यों ना बढ़ाते जाएं, मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन जब हम प्लेटिनम की प्रेजेंस को लगा देंगे तो आसानी से यही 2N2 + 3H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये रिएक्शन अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है किस पर? कैटालिस्ट पर। मीन्स यहाँ जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K NH3 टू दी पावर 0। 0 मतलब n इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि पावर जो सम है वो 0, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये a टू दी पावर यदि कोई 0 है तो वैल्यू 1, मीन्स यहाँ पर रेट इज इक्वल टू k, इसका तो टोटल वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द k, ये k के इक्वल होता है। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है या जो कैटालिटिक रिएक्शन है विच डिपेंड ऑन द कैटालिस्ट, दे जनरली बिलोंग्स टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखें जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के हैं, वो है कैटालिटिक रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। मीन्स कैटालिस्ट जिनमें यूज होता है या फिर फोटॉन्स मतलब लाइट का यूज किया जाता है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, वहाँ n की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो इसी में भी हम अलग अलग, क्योंकि कंसंट्रेशन का टर्म अलग अलग होगा तो k का जो यूनिट होता है ये भी चेंज होता रहता है। यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट किस ऑर्डर के लिए क्या है? यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के फाइंड करने के लिए, के का यूनिट फाइंड करने के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन लेंगे इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू होगा k r टू दी पावर 0, मीन्स रेट इज इक्वल टू हो जाएगा k, और k इज इक्वल टू रेट, और रेट का यूनिट होता है
मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जो यूनिट ऑफ के होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो यूनिट रेट का होगा जीरो ऑर्डर में, वही यूनिट के का भी हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जनरली रेट लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मीन्स मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, और हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए यदि फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के आर टू दी पावर 1, आर का पावर यहाँ पर 1 आएगा, और k इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे रेट अपॉन आर टू दी पावर 1। ये इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। k का यूनिट होता है रेट का मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, ये यूनिट है। तो मोल पर लीटर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और k का हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, ये k की यूनिट होगी। तो क्वेश्चन में हमें यदि k का वैल्यू दिया गया है तो उसके साथ यूनिट भी दिया रहेगा, और यूनिट देख करके हम पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस ऑर्डर का दिया गया है या रिएक्शन वह किस ऑर्डर की है। नेक्स्ट है इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ से रेट इज इक्वल टू के आर टू दी पावर 2 मिल जाएगा, के इज इक्वल टू रेट अपॉन आर टू दी पावर 2, मीन्स यहाँ पर हम रेट अपॉन आर इंटू आर ऐसा भी लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं। तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट का अपॉन मोल पर लीटर, और ये है मोल पर लीटर। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और ये हो जाएगा, ये लीटर ऊपर जाएगा, लीटर मोल है इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर। के का यूनिट सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए है। इसी तरह से यदि हम थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए मिल जाएगा फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू L स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसी में अब एक एक यहाँ पर हम प्लस करते जाएंगे, सेकंड के साथ कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो हमें जैसे फोर्थ ऑर्डर का निकालना हो तो L क्यूब मोल इनवर्स क्यूब सेकंड इनवर्स, ऐसे ही चलता रहेगा। यदि हमें फाइंड करना हो nth ऑर्डर का, nth ऑर्डर का क्या होगा, तो nth ऑर्डर का भी हम फाइंड कर सकते हैं। nth ऑर्डर के लिए जैसे रेट इज इक्वल टू के आर टू दी पावर n, मीन्स k इज इक्वल टू रेट अपॉन आर टू दी पावर n, यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n। इसको हम और आगे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि मोल पर लीटर जो है लीटर पर मोल हो जाएगा, और लीटर पर मोल में से 1 हमको वहाँ पर माइनस भी करना है, n-1 आ जाएगा। लेकिन n-1 ना लिख करके 1 माइनस n लिख दें तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर ही रहेगा। मोल पर लीटर ये वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस n पर सेकेंड। तो इस तरह से हम nth ऑर्डर के लिए भी ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब यदि मान लीजिए कि ये तो है कंसंट्रेशन, गैसियस यदि रिएक्शंस हैं तो गैसियस रिएक्शन में हम जनरली जैसे जो रेट का यूनिट लेते हैं वो कंसंट्रेशन का यूनिट की जगह पर गैस के वॉल्यूम का यूनिट लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड। यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन यदि गैसेस में है, और गैसेस में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे प्रेशर के फॉर्म में, मीन्स एटीएम के रूप में।
तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा, जैसे मोल पर लीटर की जगह पर एटीएम रख लिया, सेकंड की जगह सेकेंड ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर का जैसे था मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ हो जाएगा एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए था सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर भी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सिर्फ टाइम ही यूज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा, वहाँ था लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा एटीएम इनवर्स पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर के लिए एटीएम इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी तरह से nth ऑर्डर के लिए एटीएम टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये इस तरीके से हम गैसियस रिएक्शन में भी रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के टर्म में हो यदि कंसंट्रेशन, तब हम उसको मोल पर लीटर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालिए। यदि 3/2 के लिए आता है तो 3/2 रख दीजिए कंसंट्रेशन का पावर, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इनको सॉल्व कर लीजिए। किसी भी ऑर्डर के लिए फाइंड किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।